Okay, let's start with new uh, and another topic in our chapter, organization of human resource department. Now we are doing human resource introduction chapter, human resource management, and in that we have done up to functions yesterday. These all were functions. We had discussed them in detail. Now, quickly, let us start with the organization of human resource departments. Now, see, as human resource is becoming an integral part of every organization, therefore, we need to establish departments also for human resource management. देखो वो पहले तो जितनी आपकी साइज होगी कंपनी की, द लार्जर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मोर यू नीड टू सेट अप अ डिपार्टमेंट. ओके, द जितना आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, तो आपके डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नंबर्स में होंगे, एचआर के, ह्यूमन रिसोर्स के. और मैनेजमेंट आइडिया क्या होती है, फिलॉसफी क्या होती है मैनेजमेंट की फॉर ह्यूमन रिसोर्स management? Let's see. The importance of management of organization plays on its human resource and sees a vital factors towards attainment of organizational objectives. ये वो कह रहे हैं कि अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेटअप करना है, तो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, किसी भी टाइप के ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट बताती है कि देर आर फैक्टर्स विच डिपेंड्स ऑन देम टू so that the human resource is motivated to attain the organizational objectives. आ रहा है समझ में? ये आइडिया रख के मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की ये फिलॉसफी होती है फॉर फॉर डेवलपिंग अ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, देखो, अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए? टू एक्सटेंड टू विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस आर डिसेंट्रलाइज्ड. ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी छूट देते हो कि आप अपनी आइडियाज़ लो, आप अपनी इनिशिएटिव्स लेकर हमारे पास लेकर आओ. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब सिर्फ ओनर रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है ये, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी चांस दिया जाता है. सेंट्रलाइज्ड का मतलब ओनर, बॉस विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. आई एम गोइंग टू डू इट, ऐसा बोलते हैं ना हम, सो यू आर गोइंग टू फॉलो मी. ये वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे. अगर ऑर्गेनाइजेशन का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि सब अपने अपने आइडियाज लेकर आते हैं, सब इनिशिएटिव्स लेकर आते हैं, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये भी तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कितना डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कितने एक्सटेंट तक यूज होता है. सो उस एक्सटेंट तक हमको ये डिपार्टमेंट्स, yes, everybody is given a chance. Okay, to everybody is given a chance to open up with their ideas, to come up with their new ideas, to take their initiatives. है ना? मतलब हाँ, बराबर उनके ओपिनियंस पूछे जाते हैं. सो इट्स काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ बॉस ही सारे डिसीजंस नहीं लेता है. ठीक है, इट इज इक्वल, एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिव. ठीक है, द टाइप ऑफ वर्क कैरिड आउट, किस तरीके का काम किया जाता है. काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कौन से तरीके के लोग आपने एम्प्लॉय करके रखे हैं, मतलब कौन सी पोस्ट पे आपने लोगों को हायर किया है, कौन सी पोस्ट के लिए. द रोल असाइन टू एच आर फंक्शन. रोल असाइन टू एच आर फंक्शन मीन्स, अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए जो पर्सन अपॉइंट किया है उसका रोल क्या है. ठीक है, रोल असाइन टू एच आर फंक्शन. टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफ एच आर डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, मतलब ऐसी कौन सी आप चाहते हो कि एच आर डिपार्टमेंट हमको ये सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो आपको लिस्ट डाउन करनी पड़ेगी ना नंबर ऑफ सर्विस. तो नंबर ऑफ सर्विस अगर ज़्यादा है तो एच आर डिपार्टमेंट भी ज़्यादा होगा, बड़ा होगा. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये 5 जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए. ठीक है, अभी देखो,
यहाँ पर ना नीचे डायग्राम से हमको पता चलता है कि कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो इस डिपार्टमेंट में कौन कौन होता है ऐसे बताइए। ठीक है, इस डिपार्टमेंट को पांच पांच सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें, देखो सबसे पहला ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो डिपार्टमेंट के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, किसमें, ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट्स में। अब उसमें जो सबसे मेन होता है, हेड करता है वो डिपार्टमेंट को, या तो उसे प्रेसिडेंट बोला जाता है या तो डायरेक्टर बोला जाता है। अच्छा, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर के नीचे होते हैं मैनेजर्स। अब अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारा मैनेजर मैनेजर लिखा हुआ है, मतलब ये दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं। एचआर में भी अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग। एचआर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। हर डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट या डायरेक्टर एज अ हेड होता है, ठीक है, और उसके नीचे होते हैं मैनेजर्स। अब मैनेजर देखो, पहला डिपार्टमेंट होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिपार्टमेंट। अब वो ह्यूमन रिसोर्स का देखेगा, वो क्या देखेगा मैनेजर, कौन से टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को मुझे लेकर आना है कंपनी में, रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, ये हो गया। फिर दूसरा मैनेजर जो सेकंड सब डिपार्टमेंट है, वो देखेगा कि जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज हैं, जो सिलेक्शन हो चुकी है, वो ह्यूमन रिसोर्स को मुझे ट्रेन कैसे करना है, कैसे डेवलप करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखेगा कि कितना कॉम्पेंसेशन, कितने बेनिफिट्स मुझे एम्प्लॉयज को, ह्यूमन रिसोर्स को, मतलब एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, लेबरर्स, उनको मुझे कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट्स क्या क्या देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, सो व्हाट डू आई हैव टू गिव देम, हाउ डू आई नीड टू मोटिवेट देम, सो ऐसे कौन से मुझे बेनिफिट्स उनको देने हैं। ठीक है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, सो कौन से बेनिफिट्स मुझे अपने एम्प्लॉयज को देने हैं। नेक्स्ट इज एक और सब डिपार्टमेंट होता है जिसका मैनेजर एम्प्लॉय वेलफेयर देखता है, मतलब एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए स्कीम्स सोचता है, कौन सी ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए कि मेरा एम्प्लॉय बेनिफिशियल हो, कि मेरे एम्प्लॉय के लिए भी वो बेनिफिशियल हो। जैसे आपने देखा होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ना, होता है ना हर कंपनी में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। अब हमने टैक्स में भी पढ़ा था ना, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, एम्प्लॉयज के लिए होते हैं सिर्फ ये। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए ओपन करता है ना, उनके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, है ना। और बहुत सारे हम अलावेंसेस भी देते हैं, वेरी गुड, तो वो भी तो एम्प्लॉय वेलफेयर में आ गया ना। ठीक है, और बहुत सारे हम फ्री सेमिनार्स करवाते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कैरियर गाइडेंस के लिए हम सेमिनार्स करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, कि आपको फ्री कैरियर गाइडेंस दिया जा रहा है, फ्री काउंसलिंग दी जा रही है ना। फ्री सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स रखे गए हैं हमारे एम्प्लॉयज के लिए, स्पेसिफिकली फॉर आवर कंपनीज एम्प्लॉयज, है ना। तो उनके बेनिफिट, उनके वेलफेयर के लिए हमारा डिपार्टमेंट क्या करता है, सो इट्स ऑल्सो कमिंग अंडर, क्या कहते हैं उसे, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, सो इट्स दैट। ठीक है, नेक्स्ट होता है लास्ट जो सब डिपार्टमेंट होता है वो एम्प्लॉय रिलेशंस, मतलब मैंने अपने एम्प्लॉयज के साथ, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज आ रहा है मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं होता है, सिर्फ अभी यहाँ पे वर्ड एम्प्लॉय बोल रहे हैं, पर यहाँ पे सब जो भी आपकी कंपनी के साथ जो लोग कनेक्टेड हैं, whether it is government, whether it is employee, whether it is laborer, whether it is supervisor, manager, director, shareholders, customers, तो यहाँ पे मैं अपने ह्यूमन रिसोर्स के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करूँ। ठीक है, कैसे हमारे रिलेशंस हमारी कंपनी के साथ, सॉरी हमारी कंपनी के साथ हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे अच्छे हैं। व्हाट डू आई डू फॉर देम, व्हाट डू आई डू फॉर सोसाइटी, कल भी हमने पढ़ा था ना कि हमारी कंपनी सोसाइटी के साथ भी मेंटेन करती है रिलेशंस, उनके लिए भी कुछ, उनके वेलफेयर के लिए भी कंपनी को करना पड़ता है, करती है कंपनीज, करती हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ डिपार्टमेंट टू मेंटेन रिलेशंस। ओके, हार्मोनियल रिलेशंस कल हमने पढ़ा था।
ओके, अभी ये तो आपके रीडिंग पर्पस के लिए दिया हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स में ये 2018 में ये ह्यूमन रिसोर्स से लीडिंग चेंज आया था कि हमारे कंट्री में कैसे कैसे ह्यूमन रिसोर्स में चेंज आ रहा है। लीडिंग चेंज मतलब जैसे पहले सिर्फ एम्प्लॉयर्स होते थे जो जो कंपनी को चलाते थे, बट नाउ दैट इज नॉट आईडी, दैट इज नॉट व्हाट टू से पिक्चर, द पिक्चर हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, द सिस्टम हैज बिकम डिसेंट्रलाइज्ड। अब देखो नेक्स्ट है हमारा रोल एंड फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर। अब जो अभी हमने देखा ना, देखो मेरी बात सुनो, अब हमने क्या देखा, जो ये डिपार्टमेंट होते हैं ना, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, अभी अभी हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना उसके अंडर में अभी अभी मैंने आपको बताया मैनेजर्स होते हैं, to look after to the department, to run the department smoothly, to see whether everything is working in pace as at its pace, and everything is working according to the rules and regulations, है ना। इसको देखने के लिए डायरेक्टर के अंडर में मैनेजर्स होते हैं। सो जो जो काम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं ना वो मैनेजर्स होते हैं। डायरेक्टर्स तो सिर्फ देखते हैं कि सही से काम चल रहा है कि नहीं, बट एक्चुअली जो परफॉर्म किया जाता है ना डिपार्टमेंट का, जो एचआर डिपार्टमेंट का रोल, इट इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स। सो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में एक एचआर मैनेजर का क्या रोल और फंक्शन होता है, लेट अस क्विकली हैव अ व्यू ओवर इट। सर्विस सेक्टर्स लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, आपको पता होगा कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये सर्विसेज देते हैं लोगों को। तो सर्विसेज देने के लिए आपको तो नॉलेज चाहिए। एंटायरली ये डिपार्टमेंट डिपेंड करता है स्किल्स एंड एटीट्यूड्स पे, नॉलेज पे, कितना आपको एक्सपर्ट नॉलेज है, कितने सालों का आपको एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंड करता है आपका पूरा डिपार्टमेंट। और कैसे आपका आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मतलब कितने सालों के एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स को आप अपने डिपार्टमेंट में लेकर आते हो टू 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 सी व्हाट इज द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द कंपनी। To have the growth and success of the company, you need to appoint qualified human resources. हम किसी को भी तो नहीं लेके आ सकते हैं ना, जिसको नॉलेज होगा, एक्सपर्ट होंगे वो लोग, अगर स्किल्स होंगे, अगर मार्केटिंग के स्किल्स होंगे उनके पास, बैंकिंग प्रोडक्ट्स को, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना है, पॉलिसी बेचनी है, वो नॉलेज होगा, स्किल्स होंगे तब तो ये चलेगा डिपार्टमेंट, कहाँ चलेगा नहीं तो। Hence, effective management of human resources extremely critical in banking and insurance company. Especially banking and insurance company में देखोगे तो ये जॉब बहुत extremely critical होता है, मतलब difficult होता है। So human resource management in banking and insurance concentrates, किस पे concentrate करते हैं वो, on building employee capabilities। मतलब आपको ना अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाता है, नॉलेज एंड स्किल्स को बढ़ाया जाता है, सो दैट यू सर्व एज अ ट्रिगर। मतलब आप सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाओ कंपनी के लिए, सो दैट कंपनी ग्रोज इन द फ्यूचर। आया समझ में, क्लियर हो रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट है एज एम्प्लॉय कैपेबिलिटी इज अ की लिंक टू द सक्सेस। आप ये जानते हो कि यहाँ पे एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू हैव सक्सेस इन द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज। देयरफॉर एचआर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है, he has to link the strategic capability, he has to start up with a strategic capabilities unit। वो एक यूनिट क्रिएट करता है, क्रिएशन ऑफ यूनिट विच इज नोन एज स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज यूनिट। उस यूनिट में जितने एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है ना, ट्रेन किया जाता है, n number of employees are appointed and they are trained, they are given a special training। ठीक है,
so that they have a idea about what role and duties they have to perform. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका द यूज ऑफ इंडिविजुअल टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग फॉर सर्विंग द कस्टमर इन अ बेटर वे. मतलब आपको बताया जाता है कि कैसे हम टीम में काम करें कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, कैसे हम अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सीखने के लिए, टू लर्न हाउ टू सर्व द कस्टमर्स. ठीक है, तो ये यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है रोल में. ensuring the employees knowledge and skills are kept up to date means ओल्ड नॉलेज नहीं चाहिए आपका. मुझे आपका जो नॉलेज है ना वो देखो नॉलेज हर दिन चेंज होता है, फैशन हर दिन चेंज हो रहा है, कस्टमर्स के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स एवरी डे चेंजेस, राइट. तो आज मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, है ना, आज ट्रेंड में क्या चल रहा है, आज लीडिंग ट्रेंड क्या है, तो उस हिसाब से एम्प्लॉयज को नॉलेज एंड स्किल्स अपने अपडेट करने पड़ते हैं. सो ये भी डिपार्टमेंट का ही काम है, ensuring that employees are up to date with their knowledges and skills. ठीक है, aligning the HR department and learning strategies with the overall strategies of the bank and the insurance companies. दोनों के लिए बात चल रही है. मेरी कंपनी के जो कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं जो पूरी कंपनी के ऊपर लागू होते हैं वो HR डिपार्टमेंट के गोल्स और स्ट्रैटेजीज के साथ मुझे टाई अप करना है उनके साथ. मैंने दोनों को अलाइन करके चलना है, दोनों को साथ साथ लेके चलना है. ऐसे नहीं HR डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव कर रहे हैं और पूरे जो ओवरऑल डिपार्टमेंट्स के जो पूरे बैंक की स्ट्रैटेजीज है उनको हम अचीव नहीं कर रहे, तो ये काम नहीं चलेगा ना. आपको क्या करना है, जो ओवरऑल स्ट्रैटेजीज हैं उसको HR डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजीज के साथ साथ अलाइन करना है. मतलब बोलते हैं ना उसको जोड़ना, कनेक्ट करना, टू लिंक विद दैट, ऐसा बोलते हैं ना. सो दैट इज नोन एज अलाइनमेंट. साथ साथ दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. ओके, ये फिर से वही इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ थी 2016 में, ये बोल दी गई है. इट्स जस्ट फॉर रीडिंग, तो आप रीड कर लेना. और उसके बाद है अभी देखो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस मैं पहले ही बता चुकी हूँ होते क्या हैं. पॉलिसीज मतलब देखो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी मतलब एक रिटर्न, क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न पॉलिसी बुक होता है जिसको गाइड बुक कहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, रुको मैं बताती हूँ आपको. गाइड बुक, हाँ ये देखो HR पॉलिसीज इज इन द रिटर्न फॉर्मेट रिटर्न इनटू अ यूजेबल गाइड बुक फॉर इट्स एम्प्लॉयज. मतलब अब आपको पता नहीं है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे इसको चलाना है, क्या पॉलिसी, कैसा प्रोसीजर है. सो इट इज रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिटन गाइड बुक फॉर एम्प्लॉयज सो दैट एम्प्लॉयज रेफर इट और वैसे ही अपने आप को वो स्किलफुल बनाएं. जो हमको पॉलिसी के हिसाब से, जो प्रोसीजर के हिसाब से स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, वैसे एम्प्लॉयज अपने आप को अपडेट करते हैं. ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. अब नीचे बताया है ऑब्जेक्टिव्स. अब ध्यान से देखो ये इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट होता है उसके पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स क्या होते हैं. मतलब क्या बेनिफिशियल है अगर अगर ये ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है वो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के हिसाब से अगर चल रहा है, तो कंसिस्टेंटली अगर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से जो प्रैक्टिसेस मैं फॉलो करती हूँ, जो पॉलिसीज हैं, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके दायरे में बोलते हैं चलते हुए, we are going under the policies and procedures, as per the policies and procedures. So what are the benefits for that? ठीक है, तो क्या बेनिफिट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है. कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलर रिकरिंग बेसिस पे हम वो फॉलो करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी कंसिस्टेंट होते हैं. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी एम्प्लॉय फील्स मोर सिक्योर, मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया, क्योंकि आपने उनको ट्रेन ऐसे किया है. ठीक है, सो एम्प्लॉयज फील मोर कॉन्फिडेंट. मतलब कोई भी काम करने के लिए एम्प्लॉयज डरते नहीं है, फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि येस आई कैन डू दैट. लाइन ऑफ द अथॉरिटी, line of the authority means
आपको है ना सिर्फ एक एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना होता है, ऐसे नहीं होता है एक सबऑर्डिनेट है और 3 एम्प्लॉयर्स हैं, तो एक एम्प्लॉयर कुछ और बोल, एक बॉस कुछ और बोल रहा है, दूसरा बॉस कुछ और आइडिया दे रहा है, तीसरा कुछ और बोल रहा है, बेचारा फंस कौन गया? एम्प्लॉय। तो लाइन ऑफ अथॉरिटी में ना आपका सबऑर्डिनेट्स बहुत सारे होंगे चलेंगे, बट ऑल द सबऑर्डिनेट्स नीड्स टू रिपोर्ट ओनली वन सुपरवाइजर, ओनली वन अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब सुपरवाइजर, मतलब किसको आप लाइन ऑफ अथॉरिटी में किसको आप रिपोर्ट करते हो? सो लाइन ऑफ अथॉरिटी गोज फ्रॉम वन, सपोज टॉप मोस्ट पे है डायरेक्टर, फिर नीचे है मैनेजर, एंड मैनेजर के नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। So बहुत सारे employees are reporting only to manager, and manager is reporting only to one authority, that is director. क्लियर हुआ? हाँ मैम। Yes, ma'am. Okay. So next is avoids confusion and decision. जो जो हम decisions बना रहे हैं, जो confusion है, उसमें जो जो confusion होती है in making decisions, actually ये point ऐसे होनी चाहिए, avoid confusions in making decisions. थोड़ी सी printing mistake है इधर, आप ध्यान देना उसको या कहीं नोटबुक में नोट कर लें। सो जो जब भी कोई डिसीजन बनाने में कंफ्यूजन होती है वो अवॉइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस का। अगर हमने मेंटेन किया अपने डिपार्टमेंट में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को, प्रैक्टिसेस को, और उसी तरीके से हम चल रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं, हम वो पढ़ रहे हैं। तो जो पॉलिसीज हैं उसके अंडर में अगर हम चलेंगे, उसी के एस्पेक्ट को उठाकर हम काम करेंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी ना कोई भी डिसीजन बनाने में, क्योंकि मुझे पता है ये एज पर रूल्स मेरा सही है कि गलत है। ठीक है, सो दैट इज अ गाइड बुक, मैंने पहले ही बताया वो गाइड बुक होता है विच गाइड्स अस। ठीक है ना? लास्ट इज अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग। कभी कभी कोई अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉई के रिलेशनशिप में कुछ कुछ अगर क्या बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप बता सकते हो, कंपनी बता सकती है अपने एम्प्लॉयज को कि दिस इज एज पर रूल्स, जो रूल्स है हम वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? कि कोई कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होते हैं किसी को, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स कभी कभी एम्प्लॉयर्स को करना पड़ता है जो एम्प्लॉयज के वेलफेयर में नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, तो सो अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कभी कभी अगर कोई दोनों के रिलेशंस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई, सो दैट कैन बी अवॉइडेड। ठीक है ना? इफ यू फॉलो रूल्स, क्योंकि रूल्स तो सबके लिए होते हैं ना, एम्प्लॉय के लिए होते हैं तो एम्प्लॉयर के लिए भी होते हैं। Are you getting it? So employer can also, I mean employer also follows all the rules and regulations. मतलब अगर कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि एम्प्लॉयर के वेलफेयर के लिए करना है ये चीज, तो वो करना ही पड़ेगा उसको, इवन इफ ही डजंट वांट। ठीक है ना? सो ही विल हैव टू डू इट। सो मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो जाती है, जो आगे के ग्रजेस होते हैं, फाइट्स होते हैं या स्ट्राइक्स करते हैं एम्प्लॉयज, वो अवॉइड हो जाते हैं। ठीक है? Is it now clear, everybody? क्लियर हुआ यहाँ तक? यस? Yes, ma'am. ओके। See now, preparation of human resource management policies and practices. अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बनाने के लिए कौन से गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं? देयर आर फ्यू गाइडलाइंस जो फॉलो करने पड़ते हैं। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल। मैनुअल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन शुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिसाइड अपॉन persons who will be responsible for preparation of policies। मतलब who will be responsible, आपको सिलेक्ट करना है एक एक्सपर्ट को, एक पर्सन को, who will be responsible to make all the policies and practices। केयरफुल ड्राफ्टिंग सेकेंड स्टेप होता है, आपने पर्सन को अपॉइंट कर लिया,
कि कौन सारे पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को बनाएगा, ठीक है, लुकिंग आफ्टर टू लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। अब वो तो पर्सन तो डिसाइड हो गया, नाउ केयरफुल ड्राफ्टिंग, मतलब वो ड्राफ्ट करेगा, व्हाट ही नीड्स टू ड्राफ्ट, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, and it should be drafted according to the standard practices followed in the industry। हमारी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी कंपनी के प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज, रूल्स बनाने हैं, ठीक है। कंटेंट्स क्या क्या डालना है उसमें, कंटेंट का मतलब होता है हम जैसे हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे हैं, सो दैट इज अ कंटेंट ऑफ द चैप्टर। ओके, सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ रहे हैं, सो दैट इज कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सो हियर कंटेंट मीन्स आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, टर्म्स में क्या क्या डालते हो, सारी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयमेंट रेम्यूनरेशन क्या होगी, प्रमोशन अगर किसी एम्प्लॉय को चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, ग्राइवेंसेस हैंडलिंग, मतलब आई होप आपको समझ रहा है ग्राइवेंसेस का मतलब, यानी कि अगर किसी को कंप्लेन्स हैं तो कहाँ रजिस्टर करना है उसको, कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। अगर किसी की कस्टमर की कंप्लेन आ जाती है तो मुझे कैसे वो हैंडल करना है उसका, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर किसी एम्प्लॉय को कंप्लेन्स हैं तो वो कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब ये सारे कंटेंट होते हैं उसके अंदर में। ये सारे ड्राफ्ट करते हुए आपको ये कंटेंट्स डालने होते हैं प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज में, ठीक है। सेपरेट हैंडबुक आपको क्रिएट करना पड़ता है, एक मेंटेन करना पड़ता है फॉर सीनियर मैनेजर्स, एंड अनदर बुक फॉर लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज कंटेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। सब कुछ एक बुक में आप नहीं मेंटेन करते हो, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों के लिए अलग अलग होंगे। सेपरेट हैंडबुक बनाया जाता है सीनियर मैनेजर्स के लिए, उनकी रेम्यूनरेशन अलग होती है, उनका ग्राइवेंसेस हैंडलिंग अलग होता है, उनके एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि पोस्ट अलग है ना, उनकी प्रमोशन का जो जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, और जो बाकी के लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अनदर हैंडबुक हैज़ टू बी मेंटेन्ड, but you need to put all the relevant information। नेक्स्ट इज रिवीजन, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार सारा देख लो, is every policy, is every practice, is every procedure is according to our updated system, is according to what is you know what is to be need, I mean what is to be required for the market, एक्चुअली मार्केट में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को मेंटेन किया है कि नहीं किया। ओके, लीगल इश्यूज मतलब मैंने पहले ये बताया, जब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि हमारे लीगल इश्यूज मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए आप बना रहे हो कि नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया और आप उसको ब्रेक करके कंपनी में अपना एक अलग रूल बना रहे हो। So that should not be the rule. It should follow all the legal requirements so that legal issues कम हो, मतलब legal issues ना हो, ठीक है। सारे legal compliances आपको clear होने चाहिए, ठीक है ना, सारे legal compliances आप follow करते हुए rules and directions को आप बनाते हो। Forms for personal departments such as उनका appraisal form, हेल्थ सेफ्टी फॉर्म्स, लीव एप्लीकेशन फॉर्म्स, छुट्टी लेनी है तो क्या फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, और अगर किसी ने कोई प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है तो उसके लिए एक अलग फॉर्म, सो दैट वी कैन address their performance, so that we can appraise their performance whether they have done rightly or some loopholes are there in their performance। तो वो हमको पता तो तब लगेगा ना जब वो फॉर्म मेरे पास होगा, रिटर्न में कुछ होगा मेरे पास। नेक्स्ट इज लास्ट, डिस्क्रिप्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्शन? डिस्क्रिप्शन मीन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिटेल में आपने बता दिया टेक्निकली जो है, फंडामेंटली जो है, आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हो उसको डिटेल में कंफ्यूजन्स निकालते हुए
कंफ्यूजन्स को अवॉइड करते हुए उसको ना डिटेल में डिस्क्राइब करते हो, डिटेल में। आपने बता दिया रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, आपने अपनी कंपनी का एक रूल बता दिया, अब उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी, मतलब इंटरप्रेट कर दिया आपने उसको और एक तरीके से। रिपोर्ट कैसे होती है, हम एक पॉइंट लिखते हैं ना, जब रिपोर्ट में एक पॉइंट लिखते हैं, डिस्कशन फॉर मीटिंग ओवर द टॉपिक ऑफ शेयर होल्डर्स डिविडेंड, ठीक है, अब ये मेरा टॉपिक है। उसके नीचे हमने रिपोर्ट लिख दी, डिस्क्रिप्शन लिख दिया पूरा उसका डिटेल में कि मीटिंग में एक्चुअली हुआ क्या, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का यहाँ पे मतलब क्या है, इंटरप्रेट करना ओवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, यू नीड टू इंटरप्रेट देम फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन, कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है टेक्निकली। Is that now clear, everybody? Is it clear, everybody? Any doubt? यहाँ तक कुछ डाउट है? Yes? Any doubts? Come on, give me answers. What, ma'am? यहाँ तक कुछ डाउट है? यहाँ तक जो भी अभी हमने किया? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So, anyways, 3 minutes are pending. So let's have a quick break and then we will join. ठीक है? Yes, ma'am. So we are Yes. going to join in 5-7 minutes. ठीक है ना? Yes. Okay. Bye, ma'am. Yeah, bye. We will join in 5-7 minutes.